चिल्ड्रन वी आर स्टडिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज और काइनेटिक थ्योरी में हमने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस। फिर हमने प्रेशर के फॉर्मूले का काइनेटिक इंटरप्रिटेशन, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, आरएमएस स्पीड, ऑल दी थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। अब हम इसमें एक स्टेप और आगे जा रहे हैं कि काइनेटिक थ्योरी से जो गैस लॉज है उनको किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं या डेराइव कर सकते हैं। तो बच्चों नाउ वी स्टार्ट डेरिवेशंस ऑफ gas laws by kinetic theory। काइनेटिक थ्योरी से गैस लॉज का एक्सप्लेनेशन हम कैसे कर सकते हैं ये बता। गैस लॉज कौन से पढ़ते होते हैं हमने? बायल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, रेनॉल्ड्स लॉ है, आइडियल गैस इक्वेशन है, ये सब क्या कहलाते हैं? गैस लॉज कहलाते हैं। लॉज क्या है? जो गैस के जो पैरामीटर्स होते हैं, जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स होते थे, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, इनके बीच का जो रिलेशन है डिफरेंट कंडीशंस का, उनको हम गैस लॉज कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम काइनेटिक थ्योरी समझ लेते हैं, जिसको हम बेस बना करके सब कुछ डेरिवेशंस करेंगे। तो डेरिवेशंस के लिए जो काइनेटिक थ्योरी हमने पढ़ी थी, काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमने प्रेशर लिया था बच्चों, प्रेशर एक्सर्टेड by a gas that is equal to 1/3 rho c square, और रो को हम डेंसिटी कहते हैं, जिसको हमने लिया था मास अपॉन वेलोसिटी। मास ऑफ द गैस, v the वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस, एंड c is its RMS स्पीड। ठीक है, तो गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या लेते हैं? RMS स्पीड लेते हैं, जिसको हम c कहते हैं। m मास है, सर्टेन मास, और v क्या है? उसका वॉल्यूम। कौन से वाला वॉल्यूम है? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस। वो चीज हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं कि जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड में और वॉल्यूम ऑफ द गैस में क्या डिफरेंस होता है। वॉल्यूम ऑक्युपाइड जितने स्पेस में गैस भरी होती है, एंड एक्चुअल वॉल्यूम होता है दैट इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, जो काफी कम होता है किससे? वॉल्यूम ऑक्युपाइड से। वो पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है बच्चों। अब हम इसमें डेरिवेशंस करते हैं। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बॉयल्स लॉ से। बॉयल्स लॉ, अब बॉयल्स लॉ क्या कहता है, पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। बॉयल्स लॉ ये कहता है कि फॉर ए सर्टेन मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन प्रेशर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। क्या कहते हैं? फॉर ए सर्टेन मास ऑफ अ गैस at constant temperature the volume occupied or of the gas, हम शॉर्ट में ऑफ द गैस कहते हैं, is inversely proportional to its pressure। ये हम ये भी कह सकते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। एक ही बात है। अगर हम यहाँ प्रेशर ले रहे हैं, प्रेशर of the gas is inversely proportional to its volume। ये मतलब यानी कि at t is equal to constant, अगर t constant होता है तो p proportional to क्या होता है? 1 upon v होता है। ये कौन सा लॉ कहलाता है? इसको हम बॉयल्स लॉ कहते हैं। अब हम इस बॉयल्स लॉ को कैसे डेराइव करें, काइनेटिक थ्योरी से कैसे हम इसको एक्सप्लेन करें, ये हमें समझना है। तो देखिए काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? बाय काइनेटिक थ्योरी को हमने शॉर्ट में KT लिख दिया बच्चों। तो बताइए काइनेटिक थ्योरी में क्या हो जाएगा? P is equal to 1/3 m upon c square। Can we write it as? Is there any problem? No problem। Okay, अगर हम इसको ऐसे कर दें, PV is equal, अच्छा इसको ऐसे चलने दीजिए। चलिए लेट्स सी, हम इसमें और कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। m upon 3 c square, इट इज इक्वेशन नंबर कौन सी होगी? इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। ओके, बाय काइनेटिक इंटरप्रिटेशन जो टेम्परेचर का काइनेटिक इंटरप्रिटेशन हमने लिया था, उसमें क्या पढ़ा था? c स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये जो c स्क्वायर है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। आरएमएस स्पीड का स्क्वायर टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने प्रूव किया था लास्ट लेक्चर में। और अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है बच्चों? P प्रोपोर्शनल टू c स्क्वायर फॉर ए सर्टेन मास ऑफ द गैस क्या बनेगा? P किस पर डिपेंड करेगा? c स्क्वायर पर। मास सर्टेन है, फिक्स, उसका वॉल्यूम कर दिया, P c स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड c स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है? T के। सो P इज और हमने यहाँ क्या कहा बच्चों? देखिए ये c स्क्वायर T के प्रोपोर्शनल, और हमने क्या डिफाइन किया है? टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो देखिए क्या क्या करोगे, यहाँ से
बच्चों अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो सी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और अगर सी टेम्परेचर कांस्टेंट है तो सी स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, मास कांस्टेंट हो जाएगा। देन एट कांस्टेंट टेम्परेचर P is inversely proportional to its volume। तो जो प्रेशर होगा वो वॉल्यूम के कैसा हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। किससे, बाय काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। क्यों, सी स्क्वायर किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है, तो सी स्क्वायर की वैल्यू भी कैसे हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। फॉर ए सर्टेन मास एम भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज बायल्स लॉ, पी। और इसको हम यहां से ये भी कह सकते थे, और पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहां से भी कह सकते हैं और पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये बायल्स लॉ हो गया। तो किससे डेराइव कर दिया हमने, बाय काइनेटिक थ्योरी। वी हैव एक्सप्लेन्ड इट बाय यूजिंग द विच थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी। ऐसे ही हम सेकंड चार्ल्स लॉ भी डिफाइन करेंगे, चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ का पहले स्टेटमेंट समझते हैं क्या होता है। देखिए चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट ये होता है, फॉर ए सर्टेन मास ऑफ ए गैस, certain mass of a gas at constant pressure its volume is directly proportional to temperature of the gas। अगर हम कोई सर्टेन मास ऑफ द गैस ले लें और प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो जो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसको V प्रोपोर्शनल टू T कहते हैं। और V अपॉन T इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसको कौन सा लॉ कहते हैं, इसे कहते हैं चार्ल्स लॉ कहते हैं। अब देखिए कितनी आसानी से हम इसको काइनेटिक इंटरप्रिटेशन से या काइनेटिक थ्योरी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाय काइनेटिक थ्योरी, बाय काइनेटिक थ्योरी। बताइए काइनेटिक थ्योरी का तो एक ही फॉर्मूला है हमारे पास। कौन सा फॉर्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू कितना आता है, 1/3 m अपॉन v c स्क्वायर। ये प्रेशर का फॉर्मूला होगा काइनेटिक थ्योरी से, m अपॉन v c स्क्वायर। अब देखिए बच्चों इसमें क्या करेंगे हम, यहां से हमें v और t का रिलेशन चाहिए। किसका रिलेशन चाहिए, v और t का। और कांस्टेंट क्या है इसमें, प्रेशर कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, v को इधर लेके आ जाते हैं, v इज इक्वल टू 1/3 m c स्क्वायर। ये लिख देते हैं इसको। बोलो इतनी बात समझ आएगी नहीं। और अगर यहां से समझ आ गए तो हम यहां से फॉर सर्टेन मास हम v क्या कह सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c स्क्वायर। सर्टेन मास ऑफ द गैस के लिए v c स्क्वायर के कैसा हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बट फ्रॉम काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर क्या है, c स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, but c square is directly proportional to t, so v is directly proportional to t। v t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और हम यहां से ये भी कह सकते हैं, और v अपॉन t इज इक्वल टू अ कांस्टेंट विच इज विच लॉ, चार्ल्स लॉ। बताइए चार्ल्स लॉ आ गया कि नहीं। तो चार्ल्स लॉ को, ये चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट था, ये चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला था, इसको हमने डेराइव कर दिया बाय काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी तो ये कहती है कि प्रेशर का फॉर्मूला ये होता है काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। इसी में हमने रीअरेंज किया, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर लगाया, और v अपॉन t किसके इक्वल आ गया, कांस्टेंट के इक्वल आ गया। तो कौन सा लॉ डेराइव हो गया, चार्ल्स लॉ डेराइव हो गया। तीसरा एक और लॉ होता है जिसको हम रेनॉल्ड्स लॉ भी कहते हैं, रेनॉल्ड्स लॉ, और ये दूसरे नाम से भी जाना जाता है इसको, लुसाक्स लॉ, ये नाम बच्चों। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है बच्चों, इसका स्टेटमेंट पर पहले लॉ हमें पता होना चाहिए क्या है। इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट ये है, फॉर ए सर्टेन मास ऑफ अ गैस at its constant volume the pressure is directly proportional to temperature और P is upon T is equal to constant। तो ये कहता है कि अगर हम किसको कांस्टेंट ले लें, वॉल्यूम को, कोई सर्टेन मास है गैस का, उसमें वॉल्यूम को अगर हम कांस्टेंट कर दें, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा देन ऑलवेज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। मींस अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस का, वॉल्यूम को कांस्टेंट ऑलरेडी हमने कर रखा है, तो उसका प्रेशर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, एंड वाइस वर्सा। ये कहलाता है रेनॉल्ड्स लॉ। अब इसको डेराइव कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है। बताइए काइनेटिक थ्योरी क्या कहती है, काइनेटिक थ्योरी फिर वही फॉर्मूला, कौन सा वाला फॉर्मूला, P is equal to 1/3 m upon v c square, m upon v c square। अब बताइए इसमें फॉर ए सर्टेन मास के लिए v is equal to constant, v को कांस्टेंट कर दीजिए, और सर्टेन मास का मतलब m भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो बताइए p किसके प्रोपोर्शनल हो गया, p is directly proportional to c square, राइट। फॉर ए सर्टेन मास मींस मास कांस्टेंट हो गया,
और वॉल्यूम ऑलरेडी कांस्टेंट है, इसमें होना चाहिए। तो प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, सी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और काइनेटिक इंटरप्रिटेशन क्या है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन में क्या पढ़ा हमने, सी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, बट सी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, सो वी इज डायरेक्टली सो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। बोलो ये बन गया कि नहीं, P C स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, C स्क्वायर T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो व्हाट अबाउट P एंड T, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और P अपॉन T किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। बताइए कौन सा लॉ डराइव हो गया, दिस इज गे-लुसाक्स लॉ और रेनॉल्ड्स लॉ, बाय विच थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, काइनेटिक थ्योरी के इस डेरिवेशन से बायल्स लॉ भी डेराइव कर सकते हैं, इससे चार्ल्स लॉ भी डेराइव कर सकते हैं, इससे हम रेनॉल्ड्स लॉ भी डेराइव कर सकते हैं, और इससे हम आइडियल गैस इक्वेशन भी डेराइव कर सकते हैं। अब देखिए आइडियल गैस इक्वेशन को हम कैसे डेराइव करते हैं, डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस को परफेक्ट गैस भी कहते हैं इक्वेशन। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या पढ़ी हमने, पीवी इक्वल टू 1 मोल के लिए कितनी पढ़ी है, आरटी होता है, फिर आर इज द गैस कांस्टेंट फॉर 1 मोल ऑफ द आइडियल गैस और परफेक्ट गैस। तो देखिए काइनेटिक थ्योरी से कितना आसान हो जाएगा, काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। जो काइनेटिक थ्योरी है, बताइए प्रेशर किसके इक्वल है, 1/3 m अपॉन v c स्क्वायर है कि नहीं, और पीवी किसके इक्वल है, पीवी हो जाएगा 1/3 m c स्क्वायर, 1/3 m c स्क्वायर, ये पीवी हो गया बच्चों, और सी स्क्वायर यहां से बताइए। सो यहां से हम कह सकते हैं फॉर ए सर्टेन मास ऑफ ए गैस, और सर्टेन मास को हमने कितना ले लिया, 1 मोल ले लिया, 1 मोल में मास कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो पीवी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, सी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया, पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी स्क्वायर, और पीवी सी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो बताइए काइनेटिक थ्योरी से, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन से सी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है, टी के, सो पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और पीवी इज इक्वल टू आर, और R क्या है, R इज गैस कांस्टेंट फॉर मोल ऑफ, फॉर 1 मोल ऑफ द आइडियल गैस। ये बन गया आइडियल गैस के लिए कांस्टेंट हो गया। व्हाट इज दिस, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। सो नॉट ओनली वी कैन derive Boyle-Charles and law and Reynolds law, but also we can derive ideal gas equation by using this kinetic theory। kinetic theory से आइडियल गैस इक्वेशन को भी हम क्या कर सकते हैं, derive कर सकते हैं। तो ये सारे एप्लीकेशंस हो गए किसके, ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। तो एक फॉर्मूला ये ऐसा हमने डेराइव किया कि इससे हम सारे लॉज, गैस के जितने भी लॉज हम पढ़ रहे थे अब तक, उन लॉज को हमने एक्सप्लेन कर दिया, और उनको पहले हमने उनका स्टेटमेंट बताया क्या होता है, फिर हमने लॉ बताया वो क्या होता है, फिर हमने अपना फॉर्मूला लिया, अपने फॉर्मूले की हेल्प से हमने उन सबको डेराइव कर दिया बच्चों। ठीक है, अब इसमें एक लास्ट पॉइंट और रह जाता है जो बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट लॉ है, उसे कहते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इसको भी समझ लेते हैं क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। देखिए जब दो गैस होती हैं और दोनों को आपस में हम एक जगह मिलाते हैं, तो उसमें एक गैस का दूसरे गैस में एंटर कर जाना, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। तो व्हाट इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन है व्हेन टू gases आर मिक्स्ड टुगेदर, बोथ द gases diffuse will enter each other, and this process is called diffusion। तो what is Graham's law of diffusion, वो अब आप नेक्स्ट ले रहे हैं, Graham's law of diffusion। It states that rate of diffusion of two gases is inversely proportional to a square root of their densities। कोई भी गैस कितनी डिफ्यूज होगी, कितनी तेजी से डिफ्यूज होगी, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, वो उसकी डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर डेंसिटी हाई डेंसिटी की गैस है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। इफ वी हैव टू डिफरेंट गैसेस, बोथ आर मिक्स टुगेदर, दोनों को एक साथ मिलाते हैं, तो कौन सी गैस का डिफ्यूजन फास्ट होगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, एज कंपेयर टू दैट हुज डेंसिटी इज मोर। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है, जिसकी डेंसिटी कम है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होता है, जिसको हम R1 अपॉन R2 का रेट ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं,
तो दिस इज ρ2 अपॉन ρ1। और अगर हम किसी एक गैस की बात कर रहे हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो ये रीजन हो गया बच्चों। इस लॉ को क्या कहते हैं? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं। अब देखिए ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को डेराइव कैसे करेंगे, हाउ टू डेराइव दिस लॉ। डेराइव करने के लिए क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन ले रहे हैं बच्चों। तो देखिए हम दो अलग अलग गैसेज लेते हैं, कंसीडर टू डिफरेंट गैसेज, कंसीडर टू डिफरेंट गैसेस, दो अलग अलग गैस लेते हैं, ठीक है। पहली गैस है, देखिए फर्स्ट गैस के लिए, ये फर्स्ट गैस लिया आपने, और इसका काइनेटिक थ्योरी से प्रेशर का क्या फॉर्मूला है, हाफ ρ1 c स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। c क्या होता है इसका, आरएमएस स्पीड होता है। तो पहले गैस के मॉलिक्यूल के लिए कितना हो जाएगा, c1, डेंसिटी कितनी है ρ1, तो प्रेशर कितना होगा, p1 इक्वल टू हाफ ρ1 c1 स्क्वायर। दूसरी गैस के लिए, सेकंड गैस जिसको हमें डिफ्यूज करना है, दोनों को आपस में मिलाना है, तो बताइए इसके लिए P2 कितना है, 1/3 कितना हो जाएगा, ρ2 c2 स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्मूला बन गया है, ये दूसरा सेकंड फॉर्मूला बन गया है। तो एक गैस ये है, दूसरी गैस ये है, दोनों की डेंसिटी डिफरेंट है, दोनों के प्रेशर के फॉर्मूले ये हैं। जब आपने दोनों को मिला दिया आपस में, तो मिलाने के बाद में डिफ्यूजन विल अकर, और डिफ्यूजन की वजह से द स्टेडी स्टेट विल बी अचीव्ड। स्टेडी स्टेट उसे कहते हैं, देन द प्रेशर थ्रू आउट द टू गैसेज विल बिकम सेम। सो अंडर स्टेडी स्टेट, आफ्टर डिफ्यूजन, अंडर स्टेडी स्टेट, अगर स्टडी स्टेट आ जाए, आपने डिफ्यूज कर दिया, तो डिफ्यूज करने के बाद क्या होगा बच्चों, स्टडी स्टेट में P1 किसके इक्वल आ जाएगा, P2 के इक्वल आ जाएगा। तो जब दोनों का प्रेशर इक्वल हो जाएगा, पहले दोनों का प्रेशर डिफरेंट था, एक गैस थी दूसरे वाली गैस थी, दोनों को आपने किसी चैम्बर में, किसी कंटेनर में आपस में मिक्स कर दिया, डिफ्यूजन उनमें होगा, और डिफ्यूजन होने के बाद में, सेटलमेंट के बाद में, द प्रेशर विल बिकम यूनिफॉर्म, सेम प्रेशर हो जाएगा थ्रू आउट द गैस। अब वो दो गैसेज का एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाएगा, और वहां पर P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। अब अंडर स्टडी स्टेट ये कह रहे हैं, वेरिएबल स्टेट वो होता है अंडर द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, and when the diffusion is complete then it will become steady state। तो बताइए कितना हो जाएगा, 1/3 ρ1 c1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 ρ2 c2 स्क्वायर। ये यहाँ से कैंसिल हो गए, और यहाँ से हम ले सकते हैं c1 स्क्वायर अपॉन c2 स्क्वायर इक्वल टू ρ2 अपॉन ρ1, और हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू अंडर रूट ρ2 अपॉन ρ1। दिस इज इक्वेशन नंबर से थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन होगी। So what is it? This is the ratio of the RMS speed of the gas molecules is equal to square root of ρ2 and ρ1। ये बनेगा बच्चों। अच्छा, रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करेगा भाई, जिसकी स्पीड जितनी ज्यादा होगी, जिसकी आरएमएस स्पीड जितनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इतना ही ज्यादा होगा। तो यहां से बट c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू r1 अपॉन r2। r1 क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस, एंड दिस इज R2 क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ विच गैस, सेकंड गैस। पहली फर्स्ट गैस और दूसरी कौन सी गैस है, सेकंड गैस है। दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन किसके इक्वल होगा, c1 अपॉन c2। ऑब्वियस है, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब यहां से अगर इनको हम दोनों को कंपेयर कर दें फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, व्हाट विल यू गेट, r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू अंडर रूट ρ2 अपॉन ρ1, and this is nothing but equation number 5। और ये क्या है, this is Graham's law of diffusion। इसी को हम ग्रैम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं। तो अगर दो गैसेज हमारे पास है, हमारे पास मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है, हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, दोनों को अगर हम आपस में मिला देते हैं, तो अगर हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा होगा, ठीक है। यानी कि दो गैस कोई भी आपस में मिला दीजिए, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हीलियम, कोई भी दो गैस आपस में मिला दीजिए, उनमें किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होगा, नंबर 1। और क्या रिलेशन होगा दोनों में, देन r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ρ2 अपॉन ρ1। तो बच्चों दिस इज कॉल्ड Graham's law of diffusion। So by kinetic theory again we have derived by using the kinetic theory। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का जो फॉर्मूला हमने डेराइव किया था, इस एक फॉर्मूले से हमने इस पूरे गैस के लॉज हमने डेराइव कर दिए हैं, और हमने Graham's law of diffusion को भी इससे डेराइव कर दिया है बच्चों। तो ये कहलाता है डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज बाय द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस।